चलिए, तो मुझे पहले तो प्रॉब्लम बता दीजिए कौन से क्वेश्चन में है। एक आधा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ, फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में किसको क्वेरी है, बताओ। क्या बोल रहे हो? ठीक है, The board of directors of Future Fashion Limited at its meeting recommended a dividend इतना। ठीक है, उन्होंने डिविडेंड डाइवर्ट कर दिया जो भी है, तो रिजल्ट हुआ कि डिविडेंड आपने 45 डेज में पे किया, तो 30 डेज में पे करना होता है। एग्जामिनिंग द प्रोविजन वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर इज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, एक तो पूछा वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट हुआ है क्या, एंड इफ सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें एक बात तो ये आएगी कि डिविडेंड 30 डेज में पे नहीं हो रहा था, तो 7 डेज में सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना चाहिए था। तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला है कि नहीं डाला, तो एक तो वो वाला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। और एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट पूछ रहा है, तो उसमें पिनल प्रोविजन आ जाएंगे जो भी हमने पढ़े। तो क्या हुआ आप बताओ भाई। पहला कंक्लूजन है सिंस द डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इतना 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 7 दिन इतना, ये तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों नहीं लिखोगे? आप क्या बोल रहे हैं, आपने डिविडेंड कितने दिन में दिया? 45 डेज, यानी 30 डेज में नहीं दिया। 30 डेज में नहीं दिया तो ये बात तो लिखनी पड़ेगी ना कि एज पर सेक्शन 124 30 डेज की एक्सपायरी के 7 डेज के अंदर डिविडेंड सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना चाहिए, तो वो भी तो कॉन्ट्रावेंशन ही है। बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल लिखना है। और बताओ, और डायरेक्टर्स की जो पेनल्टी है वो भी आ जाएगी 1000 रुपए पर डे। क्लियर है क्या? हाँ, कोई लॉजिक नहीं है। कंपनी के पास पैसा पड़ा था शेयर मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लिया तो गलत किया ना। आपका डिविडेंड का पैसा तो डिविडेंड पे करने के काम आएगा ना, आप कहीं और कैसे डाइवर्ट कर सकते हो फंड? तो कोई लॉजिक नहीं है। तो इन्होंने सिचुएशन बनाई है कि कंपनी ने क्या किया। एनीथिंग एल्स? 1 2 3 तीनों आ गए पक्का? और कोई क्वेरी नहीं है तीनों ही क्वेश्चंस में? आ जाओ। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे थोड़ा इजी है बट मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क देना नहीं चाह रहा, तो 4 5 और 6 में डिस्कस कर ले रहा हूं, फिर 7 8 आप होमवर्क में कर लेना। 4 5 6 में डिस्कस कर ले रहा हूं, 7 और 8 आप होमवर्क में कर लेना। डन है? जिससे आपका होमवर्क भी कम रहेगा और क्लास में डिस्कस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पहले। स्टार कंप्यूटर लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड इन टाइम to all its equity holder for the financial year 18-19 except in following 2 cases। मतलब इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर भी कर दिया, पे भी कर दिया, बस 2 केसेस में इनसे कुछ गड़बड़ हुई होगी। क्या गड़बड़ हुई है पढ़ते हैं। मिसेस शीला भट्ट होल्डिंग 250 शेयर्स हैड मैंडेटेड द कंपनी टू डायरेक्टली डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट। शीला भट्ट ने बोला था कि डिविडेंड आप मेरे बैंक अकाउंट में जमा करना। The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was difference in the surname of the paying record। मतलब कंपनी ने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया होगा लेकिन पैसा रिटर्न हो गया, डिपॉजिट नहीं हुआ क्योंकि सरनेम में डिफरेंस आया था। The company, however, did not inform Mrs. शीला भट्ट about this discrepancy। कंपनी ने शीला भट्ट को इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताया नहीं। तो आप क्या लिखोगे कि एज पर सेक्शन 127 डिविडेंड 30 डेज में पे होना चाहिए डिक्लेयर होने के, और अगर आप नहीं पे करते हो तो पनिशमेंट है। लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा सेक्शन 127 ये बोलता है कि अगर शेयर होल्डर ने डिविडेंड को पे करने के रिगार्ड में कोई डायरेक्शन दिया था और कंपनी उस डायरेक्शन से नहीं कंप्लाई कर पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पार्ट पे कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा। लेकिन कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी ये बात शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करे कि हम तेरे डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर पा रहे। अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि कंपनी ने शीला भट्ट को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, तो आप बोलोगे कंपनी को सेक्शन कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स को सेक्शन 127 का पनिशमेंट मिलेगा। बोलिए आया? सेकंड पार्ट है डिविडेंड अमाउंट ऑफ ₹50,000 वाज नॉट पेड टू द सक्सेसर ऑफ लेट मिस्टर मोहन इन द व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द पेमेंट ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट अबाउट सक्सेशन। तो अब की बार कंपनी के पार्ट पे कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो, कोर्ट ने बोल दिया डिविडेंड नहीं देना, यानी ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। तो जब ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया और कोर्ट ने बोल दिया कि डिविडेंड नहीं देना तो नहीं देना, बात खत्म। तो आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 127 में कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 127 में कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट में सेक्शन 127 में कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ। बोलिए आया? कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर रीड, कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लीजिए जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर रीड कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लीजिए।
सभी बच्चे पढ़ लीजिए, कोई पार्ट नहीं है मेरे से डेफिनेटली पूछिए। पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? आ गया? इजी क्वेश्चन है सर। देखो लॉ में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता अगर आपको प्रोविजन आता है। प्रोविजन नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं होगा, प्रोविजन आता है तो हो जाएगा। हाँ, क्या चीज? हाँ लग सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आया। तो जब कोर्ट का ऑर्डर आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ है। आज जैसे मान लो आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट है, कोर्ट केस कोई नहीं हुआ, तब तो डिस्प्यूट वाला पॉइंट ही लिखना बेटर है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर लिखा है कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर आते ही तो इट बिकम्स ऑपरेशन ऑफ लॉ, दिमागी मतलब। और जहां भी लिखा हो कोर्ट ऑर्डर आया इट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, आगे दिमागी मतलब। ठीक है, बट अगर आप इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट वाला पॉइंट भी लिखोगे तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और चाहो तो दोनों लिख दो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एक्चुअली इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, बट अब मॉड्यूल में इस चैप्टर में दिया हुआ है तो मैं इस चैप्टर में करा देता हूं। हो ये रहा है क्वेश्चन में, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। तो ये अपन ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है सेक्शन 8 में कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड होता है। तो मॉड्यूल वालों ने करा क्या, बस क्वेश्चन में डिविडेंड वर्ड देख के क्वेश्चन चैप्टर 8 में डाल दिया। एक्चुअली दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन इन चैप्टर 2, बट सर आप यहां क्यों करा रहे हो, क्योंकि मॉड्यूल में यहां पर है। कुछ भी नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। अल्फा हर्बल्स सेक्शन 8 कंपनीज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड द एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 19। मिस्टर चोपड़ा इज होल्डिंग इतने shares, state whether the act of company is valid या is in accordance with companies act। no, it is not valid। तो इसमें तो मैं कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब 6th क्वेश्चन में आ जाओ। अभी हमने जो 4th क्वेश्चन किया ना वैसा सही क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट थोड़ा अलग है, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन बताएगा मुझे बताना। YZ Medical Instrument Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend at the rate of 10% for the year 18-19 out of the profits of current year। The company has earned a profit of 910 crore during the year 18-19। The company does not intend to transfer any amount to general reserve out of the profits। कंपनी बोल रही है हम जनरल रिजर्व में कुछ भी नहीं डालेंगे। Is YZ Medical Instrument Limited allowed to do so? Comment। तो हमने क्या पढ़ा था, एज पर सेक्शन 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी। और दूसरी चीज, अ कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज में डीम फिट। इन द गिवन केस YZ Medical Instrument Limited is not planning to transfer any amount to reserve, which is valid because as per section 127 123 it is not mandatory to transfer profits to reserves। बोलिए आया? मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि अगर एग्जाम में कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, तो कंक्लूजन का रीजन 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 एक्सप्लेन करना होगा होगा होगा। अगर रीजन एक्सप्लेन करे बिना कंक्लूजन लिखा मार्क्स नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। क्लियर है क्या? चलिए सेकंड पार्ट और करिए, सेम सा है ये तो। करंट होल्डर ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ मैसर्स रचित लेदर शूज लिमिटेड डिड नॉट पे अ फाइनल कॉल ऑफ 10 रुपए पर शेयर। उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आया है एग्जाम में। मैसर रचित लेदर शूज लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%, बाद में 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ फलाना धमाका एक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड करंट शुड रिसीव। तो देखो भैया 5000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो 5000 इंटू 100 कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से डिविडेंड कितना बनता है? 50,000 रुपए। और उसने कितना कॉल मनी नहीं दिया? 10 रुपए नहीं दिया। तो 10 रुपए इंटू 5 का शेयर 50,000 रुपए। तो कंपनी 5 लाख रुपए के डिविडेंड में से 50,000 के डिविडेंड में से 50,000 के कॉल मनी बन रहा पूरा, वो एडजस्ट कर लेगी और कोई भी अमाउंट पे नहीं करेगी। बोलिए आया क्या? बोलिए आया? पढ़िए, दोनों पार्ट का आंसर आ रहा है क्या मुझे बताइए। फिर कॉपी निकाल लीजिए, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो चेक भी करूंगा, पास एग्जाम पेपर वाला, और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आया हुआ तो पूछना। करा नहीं क्या आपने पास एग्जाम वाला? तो मैंने कब तक करने बोला था? मैंने तो आज ही बोला था। फिर क्यों बचे हैं? क्यों बचे हैं? आंसर नहीं मिला कहीं लिखने के लिए, इसलिए देखने के लिए। फिर क्यों बचे हैं बताओ जी? करी तो नहीं आप लोगों ने? हाँ, बाकी सारे कर लिए। कितने बच्चों ने कर लिए? एक बच रहा है। ठीक है, तो आज कर लो, बाकी जो बचा है फिर
फिर कल उन पर डिस्कशन कर लेंगे। कल भी नहीं करके आए तो भूल जाना, फिर मैं क्लास में अलाउ करूंगा, ठीक है। चलो, तो ये वाले का आंसर पढ़ो, फिर खत्म करें, नया चैप्टर चालू करें। लो बेटा, कोई भी पार्ट का आंसर नहीं आया समझ में तो एक बार पूछ लेना, और आ जाए तो फिर आगे चल लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी पार्ट का आंसर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, और आ जाएगा तो आगे चल लेंगे। जल्दी से रीड कर लीजिए। कर लिया सबने? कोई पार्ट में डाउट या क्वेरी? नहीं? आइए, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। यह आपके कॉर्पोरेट लॉ का बच्चों लास्ट चैप्टर है। ये कॉर्पोरेट लॉ का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 सभी बच्चे निकाल लेंगे। चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी है। चैप्टर नंबर 9, इससे काफी पेपर आया इस बार एग्जाम में। वैसे हर बार ही आता है इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्पेशल हुआ, हर बार ही आता है, और हर चैप्टर से आता ही आता है। मतलब आज अगर आप लॉ का पेपर देखोगे तो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आया। आज आपके अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम में फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा चैप्टर होता ही होता है जिससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन लॉ में कभी भी ऐसा नहीं होता, सभी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। आज हमारे सिलेबस में अगर 14 चैप्टर्स हैं तो 14 के 14 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सर इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कंपनी को जर्नल कैसे बनानी है, लेजर कैसे बनानी है, कैश बुक, बैंक बुक कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाएगी, पीएनएल कैसे बनाएगी, कुल मिला के एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है, उसका सेक्शन, उसका चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सेक्शन 128 से लेकर 138 तक इसमें सेक्शन। सब सोचो, लास्ट चैप्टर में आखिरी सेक्शन कौन सा पढ़ा? 127 पढ़ा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 128 आ गया। 128 से 138, फिर 139 से 148 तक के सेक्शंस चैप्टर 10 में, और हमारा कॉर्पोरेट लॉ फिनिश हो जाता है। हमने एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में सारे सेक्शन लाइन वाइज पढ़े हैं, कहीं कोई चीज आगे पीछे कुछ भी करके डिसऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ी है। क्लियर है? कोशिश करते हैं इस चैप्टर को भी खत्म करें टाइम से। अच्छा, अब किड्स मेरी बात सुनो, सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे और एकदम ध्यान से सुनेंगे। सर ये जो चैप्टर नंबर 9 है, विच इज अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इस चैप्टर में, हर चैप्टर में रूल्स होते हैं, इस चैप्टर में भी रूल है। इस चैप्टर के रूल का नाम क्या है? सर कंपनीज ब्रैकेट में अकाउंट्स ऑफ कंपनी रूल्स 2014। तो यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ नहीं है, हर चैप्टर में हेडिंग में रूल्स का नाम लिखा हुआ होता है, यहां भी लिखो, यहां भी लिखो रूल्स का नाम, और रूल्स में लिखो कंपनीज, कंपनीज ब्रैकेट में लिखना अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कंपनीज ब्रैकेट में लिखना अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ब्रैकेट बंद करके लिखना रूल्स, ब्रैकेट बंद करके लिखना रूल्स 2014। ये वाले रूल्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब बेटा चैप्टर तो पढ़ते रहेंगे, बात की बातें। इस चैप्टर के अंदर पहले मुझे 3 डेफिनेशंस पढ़ानी है। पहली डेफिनेशन तो हमें पढ़नी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो तो बोर्ड पे लिखी हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन से पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये रहती है। अच्छा, उसके अलावा हमें एक डेफिनेशन पढ़नी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। किसकी? और एक डेफिनेशन पढ़नी है बुक्स और पेपर्स की। किसकी? बुक्स और पेपर्स की। तो टोटल कितनी डेफिनेशन पढ़नी है? 3। बुक्स ऑफ
पेपर बुक्स और पेपर्स एंड बुक्स एंड अकाउंट्स की डेफिनेशन तो मैं आपको नोट्स में लिखा दूंगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। सर एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में है और पढ़ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है, तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबको पता है क्या होते हैं। इन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो बैलेंस शीट आएगी, क्या आएगी? बैलेंस शीट आएगी एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट एज एट ही बनती है, पीएनएल फॉर द ईयर बनती है और बैलेंस शीट एज एट बनती है। तो एक तो बैलेंस शीट आएगी और एक आएगी पीएनएल अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसमें ध्यान रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के केस में पीएनएल अकाउंट को पीएनएल अकाउंट नहीं बोलते, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के केस में पीएनएल अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, पीएनएल आती है और कैश फ्लो आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब एक पॉइंट और होता है सर, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज में, हर कंपनी में तो नहीं, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज में एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है। अगर ये एप्लीकेबल है तो बनाओ। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। जिन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है उनमें एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये जो क्या है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये स्टेटमेंट ये बताता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी की शेयर होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और इस स्टेटमेंट को भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और क्या आ गया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्लियर? उसके बाद कोई भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाए जाते हैं या नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, उसमें क्या डिस्क्लोजर होंगे? सभी अकाउंटिंग पॉलिसी, जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो करी है। अभी आपने एएस पढ़ना चालू नहीं किए या कर दिए? थोड़े से कर दिए। तो अब कौन सा एएस पढ़ा? अच्छा अभी बताओ आपने। AS2 पढ़ा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो आपको अगर याद हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, तो AS2 में अनिल सर ने आपको लास्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई होंगी, पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई? तो हर एएस की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, हर एएस की। तो डिस्क्लोजर्स करे कहां जाते हैं? बैलेंस शीट के बाद नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, वहां करे जाते हैं। तो इन्होंने बोला जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाए जा रहे हैं या जो नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाए जा रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लास्ट क्या आया? एनी एक्सप्लेनेटरी नोट जो अनेक्स्ड है, अनेक्स मतलब अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन दीज क्लॉसेस 1 to 4 अब। क्लियर है क्या? अब इसमें मेन ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है, मेनली क्वेश्चन इसी पॉइंट से आता है बेटा, 4 कंपनीज के नाम याद रख लो। कितनी कंपनीज के? 4। 1% कंपनी 1, स्मॉल कंपनी 2, डोरमेंट कंपनी 3 और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी 4। क्या? स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी 4। प्राइवेट कंपनी नहीं, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। देखो कैसे लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप। तो अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है और 1% कंपनी। देखो 1% कंपनी हमने पढ़ा है, चैप्टर 2 में पढ़ाई है। स्मॉल कंपनी आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, सेक्शन 2 के क्लॉज 85 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 के क्लॉज 85। कोई बात नहीं, स्मॉल कंपनी अगर आपको नहीं भी याद है, मैं आज एक बार वापस से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोरमेंट कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, भूल जाइए। बट डोरमेंट कंपनी भी आपने फाउंडेशन के सिलेबस में पढ़ी है। और प्राइवेट कंपनी आप सब समझते ही। और स्टार्टअप का मतलब मैंने कई बार बताया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। वो जिस कंपनी को एज अ स्टार्टअप कंपनी नोटिफाई करेगा वो स्टार्टअप कंपनी होती है। ये तो डेफिनेशन है। और मीनिंग क्या था? स्टार्टअप कंपनी वो कंपनी है जिसमें न्यू बिजनेस आइडिया होता है, हाई रिस्क होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होता है और हाई रिटर्न होता है। याद आया? तो इन 4 कंपनीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शनल है, मतलब बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो बनाना है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनाने हैं। और इन 4 कंपनीज के केस में क्या ऑप्शनल है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शनल है। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना है तो नहीं बनाए। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू
financial statement with respect to one person company, small company, dormant company and private company, if such company is a startup company, if such company is a startup company may not include a cash flow statement. बोले चाहिएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाइएगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर कोई वन पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी या डॉर्मेंट कंपनी बोलती है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, लेकिन कंडीशन ये है कि उन्होंने दो सेक्शन से कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया। एक तो सेक्शन 92 से, 92 तो अब हमने पढ़ लिया, एनुअल रिटर्न का सेक्शन है, तो एक तो एमजीटी 7 में याद करो एनुअल रिटर्न बनती थी, तो एक तो एनुअल रिटर्न के सेक्शन से कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया हो, और एक इसी चैप्टर में बताऊंगा सेक्शन 137। सेक्शन 137 बोलता है कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कॉपी आरओसी को फाइल करनी है। तो अगर वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी ने सेक्शन 92 ऑफ एनुअल रिटर्न एंड सेक्शन 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है, तब उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है। तो प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच हैज not committed any default in filing with registrar, its financial statement under section 137 and annual return under section 92 may not include the cash flow statement. बताइए आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? मतलब आज अगर वन पर्सन कंपनी ने सेक्शन 137 और 92 का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो फिर उनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। बट अगर कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है तो फिर उनकी मर्जी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है बनाए, नहीं बनाना है ना बनाए। बोलिए आया? अब नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें स्टार्टअप कंपनी का मतलब है वो मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, एक बार रीड कर लो, हाईलाइट नहीं करेंगे, अंडरलाइन भी नहीं करेंगे, ऑलरेडी 2-3 चैप्टर्स में पीछे आ चुका है। स्टार्टअप कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी है जिसे एज अ स्टार्टअप कंपनी नोटिफाई किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है? बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है क्या? नहीं, उनकी एनुअल रिटर्न फाइल होती है, अलग एनुअल रिटर्न फाइल होती है, छोटी कंसाइज। उनकी 92 वाली एनुअल रिटर्न नहीं जाती है, दूसरी एनुअल रिटर्न जाती है। ठीक है, वो सब आप जब फाइनेंस में आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी दिमाग में चलेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये तो आपको क्या समझ में आ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ गए। आगे कि नहीं आ गए? अब कॉपी निकाल लीजिए, अब लॉ की कॉपी निकाल लीजिए, इसके ऊपर लिख लीजिएगा रेफर नोट्स फॉर डेफिनेशन ऑफ, नहीं तो बाद में आप लोग कुछ पढ़ के जाते नहीं फिर गड़बड़ करते हैं। रेफर नोट्स फॉर डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, रेफर नोट्स फॉर डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, कॉमा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉमा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर्स। कर लिया गया बच्चों? चलो अब नोट्स निकाल लो, नोट्स में हेडिंग बनाओ डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 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 डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ब्रैकेट में सेक्शन लिख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 13। डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ब्रैकेट में सेक्शन लिख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 13। लिखा? अब बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वैसे क्या मतलब समझते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वैसे आप क्या मतलब समझते हो? जर्नल, लेजर, कैश बुक, बैंक बुक, यही समझते हो? कंपनीज एक्ट में इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसे नहीं डिफाइन किया। कंपनीज एक्ट में इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसे नहीं डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? इन्होंने क्या बोला सुनना, इन्होंने बोला एक तो हर कंपनी पूरे साल में जितने भी उन्होंने कैश रिसिप्ट्स किए, मतलब जितना पैसा उनके पास आया है और जितना भी कैश खर्च किया है, कैश एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड माने खर्च किया है, उसकी बोले बुक्स बनानी है। अब मुझे बताओ कैश रिसीव्ड और कैश एक्सपेंडेड की क्या बुक्स बनेंगी? कैश बुक, बैंक बुक। तो ये लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि कंपनी को कैश बुक, बैंक बुक बनानी है, ये बोल रहे हैं कि कंपनी शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल कैश एक्सपेंडेड एंड ऑल कैश रिसीव्ड। एक तो ये। दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी सेल और परचेजेस के। किसके? अब सेल और परचेजेस के क्या बुक्स बनेंगे? सेल का सेल बुक, परचेज का परचेज बुक। ये नहीं बोल रहे सेल बुक बनाओ, ये नहीं बोल रहे परचेज बुक बनाओ, ये तो बोल रहे सेल और परचेज की बुक बना लो। तो इतने पढ़े लिखे तो हम भी हैं कि सेल और परचेज की सेल बुक और परचेज बुक बनेगी।
तीसरा इन्होंने बोला आपको रिकॉर्ड्स बनाने एसेट और लायबिलिटीज के। किसके रिकॉर्ड्स बनाने हैं? एसेट और लायबिलिटीज के रिकॉर्ड क्या हुए? लेजर। लेजर भाई सारे एसेट्स के अकाउंट कहां खुलेंगे? लेजर। सभी लायबिलिटीज के अकाउंट कहां खुलेंगे? लेजर। तो बेसिकली लेजर बन गई। लेजर बन गई तो जर्नल बनेगी बनेगी। सेल बुक परचेज बुक बन गई, कैश बुक बन गई, हो गई बुक्स। और एक लास्ट, अब आपने कॉस्टिंग के अंदर बताओ इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स पढ़ लिए, तो आप सबको बताया कि कॉस्ट अकाउंट्स भी बनते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स भी बनते हैं। अब जैसे उसमें रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बन जाता है, WIP कंट्रोल अकाउंट बन जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अकाउंट, कॉस्ट शीट बन जाती है, कॉस्टिंग पीएनएल बन जाती है, ये सब कॉस्ट अकाउंट है। तो इन्होंने बोला जिन कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 में, जिन कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ 148(1) में, बोले उन कंपनीज को कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाने हैं। अब इन्होंने नहीं कहा कॉस्ट अकाउंट्स बनाने, इन्होंने बोला कंपनी को पर्टिकुलर्स बनानी है। पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स बनानी है। किसकी? पर्टिकुलर, अरे सुन तो लो, पर्टिकुलर्स बनानी है किसकी? ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट। अब मटेरियल है, लेबर और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट क्या हुआ? ओवरहेड। तो अगर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के रिकॉर्ड बनेंगे तो क्या हो गए? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो बोले हर वो कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 148 के सब सेक्शन 1 में नोटिफाई करेगी, उसको मेंटेन करने हैं पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये बताओ 148(1) में नोटिफाइड कौन है? वैसे तो 148(1) आधे लोगों ने तो यहाँ पढ़ा हुआ है, अब याद है नहीं याद है वो तुम्हारी अलग कहानी है। बाकी 148(1) आधे लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं है, मैं याद दिला देता हूं। सर 148(1) ये बोलता है कि हर वो कंपनी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ से या उससे ज्यादा है, ऐसी कंपनीज के लिए कॉस्ट अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। ये कौन से सेक्शन में लिखा है? 148 के सबसेक्शन 1। कोई बात नहीं, याद नहीं भी है तो घर जाकर रिवीजन कर लेना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे वापस। अभी तो मैं इतना याद दिला रहा हूं 148(1) में कॉस्ट अकाउंट किसको बनाने, लर्न कर लो, जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 35 करोड़ है। बात खत्म। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल कितनी बुक्स हो गई? 4। कैश रिसीव्ड और एक्सपेंडेड की, सेल की और परचेज की, एसेट और लायबिलिटी और कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बोलिए आया? लिख लीजिए डेफिनेशन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स in relation to a books of accounts in relation to a company, books of accounts in relation to a company, books of accounts in relation to a company includes records maintained in respect of, includes records maintained in respect of dash लगा के लिखो A point, all sum of money received and expended by the company, all sum of money received जितना मिला और खर्च किया, all sum of money received and expended by the company, EXPENDED, all sum of money received and expended by the company, EXPENDED. B point, all sales and purchases of, all sales and purchases of goods and services by the company, all sales and purchases of goods and services by the company, all sales and purchases of goods and services by the company. C point लिखो the assets and liabilities of the company. C point लिखो the assets and liabilities of the company. C point लिखो the assets and liabilities of the company, the assets and liabilities of the company. और D point लिखो the items of cost, that is material, labor and overhead, the items of cost that is material, labor and overhead, as may be prescribed under section 148, as may be prescribed under section 148 for specified companies, as may be prescribed under section 148 for specified companies. क्लियर है क्या? और स्पेसिफाइड कंपनी कौन सी है? जिसका टर्नओवर पिछले साल में 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। ठीक है, ये अपन 148 में लिख लेंगे, यहां पे दिमाग नहीं लगाना। अब बेटा आगे आओ, अगली हेडिंग बनाओ, डेफिनेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। ऊपर किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? अब डेफिनेशन है बुक्स एंड पेपर्स की। ब्रैकेट में सेक्शन लिखो, सेक्शन 2
सबसेक्शन 12, ऊपर कौन सा था, अब 12 है। बच्चे बोलते हैं सर पहले 12 पढ़ाते फिर 13 पढ़ाते नहीं, ये क्या मजाक है। अभी बताता हूं पहले 13 क्यों बताया। इधर देखो सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक, बुक्स एंड पेपर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। बुक्स एंड पेपर जो बोलता है कंपनी के पास जो भी चीजें राइटिंग में वो सब बुक्स एंड पेपर है। अब बुक्स एंड पेपर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आएंगे, बुक्स एंड पेपर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आएंगे ही, उसके अलावा कंपनी के पास कोई डीड है, कोई अग्रीमेंट है, कोई वाउचर है, कोई मिनट्स ऑफ दी मीटिंग है, कोई रजिस्टर है, या कोई भी दूसरा रिटर्न रिकॉर्ड है, तो वो बुक्स एंड पेपर है। बुक्स एंड पेपर में क्या क्या आया, बुक्स ऑफ अकाउंट आ गए, डीड्स आ गए, डीड मतलब सेल डीड, परचेज डीड, रेंट डीड, पार्टनरशिप डीड, वाउचर्स आ गए, वाउचर होते हैं बिल शील, मिनट्स ऑफ दी मीटिंग आ गई, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट आ गया, और कोई भी लीगल स्टैट्यूटरी रजिस्टर जो कंपनी को बनाने, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एक्सेट्रा। बोलो आया, ये क्या है, बुक्स एंड पेपर्स। तो बुक्स एंड पेपर वाइडर कॉन्सेप्ट है, बुक्स एंड पेपर्स वाइडर कॉन्सेप्ट है, किसके कंपैरिजन में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कंपैरिजन। बुक्स एंड पेपर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, चाहे कोई डीड हो, चाहे कोई वाउचर हो, चाहे कोई एग्रीमेंट हो, चाहे कोई रजिस्टर हो, चाहे कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो, या कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हो, वो सब किसका पार्ट है, बुक्स एंड पेपर्स का पार्ट है। लिखिए बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड, बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड, डैश लगा के बुलेट लगा के लिखते जाओ। पहला बुलेट लगाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा बुलेट लगाओ डीड्स, तीसरा बुलेट लगाओ वाउचर्स, चौथा बुलेट लगाओ मिनट्स, पांचवा बुलेट लगाओ डॉक्यूमेंट्स एंड राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स एंड राइटिंग्स, कोई भी चीज लिखित में हो, डॉक्यूमेंट्स एंड राइटिंग्स, और आखिरी बुलेट लगाओ रजिस्टर्स। कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, वेदर मेंटेन्ड इन पेपर फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वेदर मेंटेन्ड इन पेपर फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बोलिए आ गया क्या, अरे बोलिए आ गया क्या, कोई दिक्कत? तो कितनी डेफिनेशन डिस्कस हो गई, 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो गई, बुक्स एंड पेपर्स की हो गई, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हो गई। अगली डेफिनेशन और बना लो, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। मुझे याद नहीं आ रही मैंने आपको पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा देता हूं वैसे तो मैं, बट मुझे याद नहीं आ रही इसलिए मैं वापस पढ़ा रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, वैसे तो 99% मैंने चैप्टर 2 में पढ़ा दी है। ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 2 का क्लॉज 85, और फाउंडेशन में तो पढ़ा ही है आपने, सेक्शन 2 का क्लॉज 85 लिखिए। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, डैश लगा के लिखना ए पॉइंट, डैश लगा के लिखना ए पॉइंट, हुज पेड अप शेयर कैपिटल, whose paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh, whose paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh, whose paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh, or such higher amount as may be prescribed, 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 or such higher amount as may be prescribed but not exceeding rupees, or such higher amount as may be prescribed but not exceeding rupees 10 crores, but not exceeding rupees 10 crores। ब्रैकेट में लिख लेना prescribed amount is rupees 2 crores, ब्रैकेट में लिख लेना prescribed amount is rupees 2 crores, prescribed amount is rupees 2 crores। ब्रैकेट बंद कर लो, नेक्स्ट लाइन के बीचों बीच एंड B point, whose turnover as per P&L of immediately preceding financial year, whose turnover as per P&L of immediately preceding financial year, whose turnover as per P&L of immediately preceding financial year,
as per P&L of immediately preceding financial year, as per P&L of immediately preceding financial year does not exceed rupees 2 crore, does not exceed rupees 2 crore, does not exceed rupees 2 crore, or such higher amount as may be prescribed, 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 but not exceeding rupees 100 crores, or such higher amount as may be prescribed, but not exceeding rupees 100 crores, but not exceeding rupees 100 crores. ब्रैकेट में लिखना prescribed amount is rupees 20 crores, ब्रैकेट में लिखना prescribed amount is rupees 20 crores, ब्रैकेट में लिखना prescribed amount is rupees 20 crores. ये अमेंडमेंट आया था आप लोगों के अटेम्प्ट में. prescribed amount is rupees 20 crores. एक लाइन छोड़ के लिखना small company does not include the following companies. 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 डैश लगा के पहला बुलेट होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. दूसरा बुलेट सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. तीसरा बुलेट पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी. और आखिरी बुलेट कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट. ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है. अब सुन लो, मैंने अच्छे से बता दिए, इससे भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं. मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाई थी, लेकिन मेरे को पता है आप लोगों को नहीं आती. एक बार हम वापस से लिख भी लिए और वापस से रिवीजन भी कर लिए. अब इसके बाद आगे कहीं डेफिनेशन आएगी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं. कुछ बच्चे लेट भी आए थे जिन्होंने शायद चैप्टर 2 नहीं भी पढ़ा था, तो उनके लिए भी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. बेटा इन्होंने बोला किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी तब मानेंगे जब वो 2 कंडीशंस पूरी करे. आप देखो मैंने आपको 2 कंडीशन लिखाई हैं और दोनों कंडीशन के बीच में एंड है. दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों की दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब हम किसी कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे. पहली कंडीशन क्या है? बोले स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सुन लो ध्यान से, स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब कंपनीज एक्ट में लिमिट 50 लाख की है, लेकिन गवर्नमेंट बोली कि हम इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के इस लिमिट को 2 करोड़ तक ले जा सकते हैं. तो लिमिट ऐसे लिखी हुई है, whose paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh और such higher amount as may be prescribed but not exceeding rupees 2 करोड़. मतलब हो ये गया, नहीं not exceeding rupees 10 करोड़. हो ये गया कि कंपनीज एक्ट ने बोला अभी तो हमारी तरफ से लिमिट 50 लाख है, लेकिन फ्यूचर में सरकार को मर्जी आई तो वो लिमिट को बढ़ा देगी. बढ़ाकर कितने अमाउंट तक कर देगी? 10 करोड़ तक. ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला. अब मैंने ब्रैकेट में लिखाया गवर्नमेंट ने एक्चुअल में इस लिमिट को बढ़ा दिया है और लिमिट को 2 करोड़ कर दिया है. तो ब्रैकेट में मैंने लिखाया प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज रुपीज 2 करोड़. इसका मतलब अब ये हो गया नेट ऑन नेट कि किसी कंपनी को स्मॉल कंपनी तब माना जाएगा जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए होगी या 2 करोड़ से कम होगी. हमें 50 लाख की लिमिट से कोई मतलब नहीं है, हमें 10 करोड़ की लिमिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक लिमिट से मतलब है विच इज 2 करोड़. पहली कंडीशन तो ये. ऐसा ही सेम टर्नओवर में हुआ. इन्होंने बोला किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी तब मानेंगे जब उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए को एक्सीड नहीं करेगा. अब अगेन एक्ट में लिमिट 2 करोड़ थी, गवर्नमेंट बोली हम इस लिमिट को बढ़ा के 100 करोड़ तक कर सकते हैं. तो अभी इन्होंने इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया है? 20 करोड़ कर दिया है. तो अभी ये हो गया, अगर कोई कंपनी को स्मॉल कंपनी मानना है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए या उससे कम होनी चाहिए एंड उसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए या उससे कम होना चाहिए. मतलब फाइनली जो मैंने लिमिट ब्रैकेट में लिखाई है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, टर्नओवर के लिए 20 करोड़ और पेड अप कैपिटल के लिए 2 करोड़. जब ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तब हम एक कंपनी को स्मॉल कंपनी मानेंगे. ठीक है, ध्यान रखना है 4 कंपनीज कभी स्मॉल कंपनीज नहीं मानी जाएंगी. कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंडीशन पूरी कर रही है या नहीं कर रही है. सबसे पहला तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को कभी स्मॉल कंपनी नहीं मानोगे. दूसरा, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यानी सेक्शन 8 कंपनी को आप स्मॉल कंपनी नहीं मानोगे. तीसरा, पब्लिक कंपनी को कभी स्मॉल कंपनी नहीं मानोगे. और लास्ट, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका अपना अलग से कोई स्पेशल एक्ट है,
जैसे बैंकिंग कंपनीज का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, या इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस एक्ट 1949 है, ठीक है, नहीं 1938 है। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल पाएगा। बोलिए आया क्या? तो बेटा ये 4 डेफिनेशन इस चैप्टर में हमें काम आने वाली थी, तो ये चारों मैंने पढ़ा दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन तो हमारी बुक्स में लिखी हुई थी, तो हमने बुक से ही पढ़ ली। उसके अलावा बुक्स एंड पेपर्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट की और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। कोई दिक्कत है? आप चैप्टर पढ़ना चालू कर सकते हैं, करें। अब वो क्या रहता है, लॉ का जो चैप्टर नंबर 1 है, मैंने क्या बताया था, लॉ के चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेफिनेशन है। लॉ के चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब वो चैप्टर कंप्लीट होने पे आ गए। ऑलमोस्ट चैप्टर 1 में जितनी डेफिनेशंस हमें पढ़नी थी, मैंने 2 से लेकर 9 में आपको पढ़ा दी। कुछ और बची हैं जो चैप्टर 10 में आ जाएंगी, और जिन्होंने चैप्टर 10 पढ़ा है उनकी तो वो वाली डेफिनेशंस भी अब क्या हो गई है, कवर हो गई है। बोलिए आया क्या? अब आ जाइए, अब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चैप्टर का पहला सेक्शन आता है सेक्शन 128, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बच्चों सुनना, सेक्शन 128 तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है और 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। 128 तो ये बताएगा कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है, और 129 ये बताएगा कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं। तो पहले तो 128 और 129 पढ़ लो, फिर 130 पढ़ाऊंगा, 131 पढ़ाऊंगा, 132 पढ़ाऊंगा और 133 पढ़ाऊंगा। 134 हम छोड़ देंगे, 135 हम छोड़ देंगे। 134 में लास्ट में पढ़ाऊंगा, 135 में आपको नोट्स में लिखाऊंगा। तो 134 और 135 हम दोनों छोड़ देंगे, फिर मैं आपको 136, 137 और 138 पढ़ाऊंगा, एंड देन फाइनली आई विल कम बैक टू सेक्शन 134 एंड 135। 134 पढ़ना बुक से ही है, पर लास्ट में पढ़ेंगे, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। अननेसेसरीली चैप्टर को लेंदी करने का काम करता है वो। और सेक्शन 135 से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार 8 नंबर का पेपर आया सेक्शन 135 से, एमसीक्यू और ये मिला के 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आया और 4 नंबर का एमसीक्यू आया, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन वो क्या है, बहुत लेंदी सा टॉपिक है, उसकी एक बहुत अच्छी सी समरी बना के मैं आपको कॉपी के अंदर लिखा दूंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन उसका अगर आ जाए तो आपने क्या कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। डन है? आ जाओ। अब सेक्शन 128 की इतनी बड़ी हेडिंग मत याद रखना, सिर्फ इतनी सी हेडिंग याद रखना। सेक्शन 128 किसका है? बोले सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है, सेक्शन 128। अब सबसे पहला तो इस सेक्शन में पहला पॉइंट क्या लिखा, बोले हर कंपनी को बुक्स बनानी है। मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप बोलो नहीं ओपीसी बुक्स नहीं बनाएगी, या बोले स्मॉल कंपनी बुक्स नहीं बनाएगी, या गवर्नमेंट कंपनी बुक्स नहीं बनाएगी, नहीं, बुक्स हर कंपनी को बनानी है। तो पहले पॉइंट में हाईलाइटिंग का कुछ नहीं है, रीड करो छोड़ दो। एवरी कंपनी, एवरी मतलब एवरी, बात खत्म। देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन, इफ और बट है ही नहीं। समझ रहे हो? आज एक्चुअल में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, अभी आपने इनकम टैक्स में क्या पीजीबीपी एक्ट पढ़ा नहीं है। इनकम टैक्स में जब आप पीजीबीपी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन 44AA पढ़ाया जाएगा। तो इनकम टैक्स में 44AA की जो लोग कंडीशन पूरी करते हैं, सिर्फ उन्हीं को बुक्स बनानी होती है, बाकियों को नहीं बनानी होती। लेकिन इनकम टैक्स में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी एंटिटी कंपनी है तो सेक्शन 128 ने बोल दिया कि हर कंपनी के लिए बुक्स बनाना मैंडेटरी है। तो एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? ये बुक्स एंड पेपर की डेफिनेशन मैंने आपको कॉपी में लिखा दी है, इसलिए दिमाग लगाऊंगा। अब पहला टॉपिक आ रहा है मेथड एंड मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स। बुक्स को बनाने का मेथड और मैनर क्या रहेगा? अरे कुछ नहीं है, ये लिखा है एचओ की भी बुक्स बनेंगी, ब्रांच की भी बनेंगी, बुक्स डबल एंट्री बेसिस पे बनेंगी और ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए और अक्रूवल बेसिस पे बनेंगी। क्या समझाऊं इसमें? बोले बुक डबल एंट्री बेसिस पे बनेगी, डबल एंट्री बेसिस सब समझते ही हैं। चलो आप बताओ बेटा, खड़े हो, क्या होता है डबल एंट्री बेसिस? हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो डबल एंट्री बेसिस पे बनेगी, अक्रूवल बेसिस पे बनेगी। अक्रूवल बेसिस क्या होता है कि इनकम जब ड्यू हो जाएगी रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंडिचर जब ड्यू हो जाएगा रिकॉर्ड कर लो, इनकम रिसीव हुई नहीं है, एक्सपेंस पे हुआ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। तो बुक्स अक्रूवल बेसिस पे बनेंगी, डबल एंट्री बेसिस पे बनेंगी। बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए और बुक्स में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो ब्रांच पे हो चाहे हेड ऑफिस पे। बोलिए आया? द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ऑडिट में पढ़ के घिस के खत्म हो गया कॉन्सेप्ट ट्रू एंड फेयर व्यू का। ठीक है, आपको हमें ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब नहीं पता तो मस्त रहो। गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग ब्रांच
एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन, एक्सप्लेन से मतलब होता है रिकॉर्ड होने चाहिए। क्या रिकॉर्ड होने चाहिए? ट्रांजेक्शन, चाहे ब्रांच पे हो चाहे एचओ पे हो। एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच ऑफिस, बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ इसमें ध्यान रख लो, एक तो ये अक्रूवल बेसिस वाली बात और एक डबल एंट्री बेसिस वाली बात, बस। बाकी ज्यादा लर्न करने की कोई माथापोड़ी नहीं करनी। यहां तक क्लियर है क्या? बस अब ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट आता जाएगा। थर्ड पॉइंट आज नहीं पढ़ा रहा, बड़ा है, आज होगा नहीं, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट आज और पढ़ लेते हैं, फिर क्लास कंक्लूड करते हैं। सवाल ये उठा, कंपनी अपनी बुक्स मेंटेन कहां करेगी? तो इन्होंने बोला कंपनी अपनी बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करेगी, बात खत्म। फिर इन्होंने दिया एक्सेप्शन, बोले कंपनी चाहे तो अपनी बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा एनी अदर प्लेस भी मेंटेन कर सकती है, लेकिन विद इन इंडिया। लेकिन अगर एनी अदर प्लेस पे मेंटेन करना है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन आ जाएगी तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन आएगी उसके 7 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास किए होंगे उसकी एक कॉपी आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी, प्लस आरओसी को उस अदर प्लेस का कंप्लीट एड्रेस बताना पड़ेगा जहां पे बुक्स मेंटेन हुई। मतलब सिंपल सा प्रोविजन है, बुक्स का मेंटेन होगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया नहीं हम तो कहीं और रखेंगे, तो कहीं भी रख लो, लेकिन विद इन इंडिया कहीं भी रख लो। लेकिन उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन की एक कॉपी 7 डेज के अंदर आरओसी को फाइल होगी और साथ में आरओसी को फुल एड्रेस बताना पड़ेगा अदर प्लेस का जहां पे आपने बुक्स मेंटेन करी। अच्छा, अब सवाल उठा ब्रांच के अकाउंट्स का मेंटेन होंगे ब्रांच पे या हेड ऑफिस पे? तो लॉ बोला ब्रांच चाहे तो ब्रांच के अकाउंट ब्रांच पे ही मेंटेन कर ले। इंडिया की ब्रांच है तो इंडिया में जाए वहां मेंटेन कर ले, फॉरेन की ब्रांच है तो फॉरेन में जाए वहां मेंटेन कर ले। लेकिन उस केस में ब्रांच को पीरियोडिकल रिटर्न्स बना के हेड ऑफिस को भेजनी होगी। पीरियोडिकल रिटर्न क्या है सर? रिटर्न माने एक डॉक्यूमेंट, पीरियोडिकल होता है क्वार्टरली, यहां लिखा नहीं है क्वार्टरली, रूल्स में लिखा है। तो पीरियोडिकल रिटर्न बनती है, क्वार्टरली रिटर्न बनती है। उस क्वार्टर की ब्रांच को अपनी पूरी डिटेल एचओ को बतानी पड़ेगी, क्वार्टर में सेल कितनी हुई, क्वार्टर में परचेज कितनी हुई, क्वार्टर में खर्चा कितना हुआ, क्वार्टर में इनकम कितनी हुई। तो इन्होंने बोला ब्रांच चाहे तो ब्रांच के अकाउंट खुद बना ले, लेकिन अगर ब्रांच अपने अकाउंट खुद बनाना चाहती है तो ब्रांच को पीरियोडिकल रिटर्न्स बना के हेड ऑफिस पर भेजनी पड़ेगी। अगर ब्रांच पीरियोडिकल रिटर्न्स बना के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर नहीं भेजती है फिर ब्रांच को अपने अकाउंट खुद से नहीं बनाने दिया जाएगा, फिर ब्रांच के अकाउंट भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही बनाए जाएंगे। बोलिए आया क्या? तो देखो टॉपिक आता है लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या लिखा है? द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एनी अदर प्लेस इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखो, एनी अदर प्लेस में भी रखना है तो इंडिया में रखना, आउटसाइड इंडिया नहीं रख सकते। क्या लिखा है? ऑल और एनी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। जो भी क्या है बुक्स हैं वो आप रख सकते हैं सच अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड। बोले बोर्ड की जहां मर्जी वहां रख ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है ये समझो। इन सच अ केस कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार, कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास क्या? एक नोटिस जिसमें क्या बताएगी? फुल एड्रेस ऑफ सच अदर प्लेस। और ये कितने दिन में फाइल करेगी? द नोटिस शैल बी फाइल्ड विद इन 7 days एंड फॉर्म नंबर AOC 5। बोलिए आया क्या? अरे आया क्या? Yes, sir. अच्छा, अब ब्रांच के बुक्स का क्या? अब ब्रांच के बुक्स का क्या? ये तो हेड ऑफिस वगैरह की बात होगी। ब्रांच की बुक्स का क्या होगा? तो इन्होंने बोला ब्रांच की बुक्स ब्रांच पे बना लो, लेकिन उस केस में ब्रांच को पीरियोडिकल रिटर्न बना के हेड ऑफिस को भेजनी होगी। भाई पीरियोडिकल रिटर्न बना के या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजे या उस अदर प्लेस पे भेजे जहां बुक्स रखी गई। भाई वैसे तो बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाएंगी तो पीरियोडिकल रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजना है, लेकिन अगर बुक्स कहीं और रखी गई हैं, हम रख सकते हैं ना कहीं और भी, तो फिर वहां भेज देना। पर अगर ब्रांच पीरियोडिकल रिटर्न भेज रही है तो ही ब्रांच के अकाउंट्स ब्रांच पे बनेंगे, नहीं तो ब्रांच के अकाउंट्स भी एचओ पे ही बनेंगे। बोलो आया? वेयर कंपनी एज अ ब्रांच ऑफिस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस मे बी केप्ट एट द ब्रांच ऑफिस। लेकिन उस केस में क्या होगा? इन सच अ केस प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न्स मस्ट बी
periodically sent. Proper summarized returns must be periodically sent by the branch office. कहां पे? At the registered office of the company or such other place where books of accounts are kept. बोलिए आया क्या? चलिए, तो आज की क्लास में इतने रखेंगे। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पहले तो मैं आपको रिमेनिंग सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा, फिर इसका एक ऊपर का थर्ड पॉइंट हमने छोड़ा है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। एंड ऑल लाइकलीनेस सेक्शन 129 भी मोर और लेस हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा बचेगा 129, वो मेरे को एक्चुअली नोट्स में लिखाना रहता है, मैं नोट्स में लिखाऊंगा। डन है क्या? चलिए, आज जो पढ़ाया पूरा समझ में आ गया। बहुत हार्ड क्लास नहीं थी आज, ज्यादा मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, ले दे के 4 डेफिनेशन पढ़ाई और थोड़ा सा सेक्शन 128 पढ़ाया। क्लियर है? चलिए।